चलिए 25, 26। वियोग मतलब अलग होना। वियोग, वियोग तो कॉमन शब्द। अच्छा, वो जैसे एक सवाल मन में बना कि जैसे वो हम लोग जैसे किसी का मतलब किसी को समझते हैं, वो भ्रमित इंसान है, मुझे सुनने को तैयार नहीं, तो मान लीजिए कुछ ऐसी मतभेद हो जाती, तो अगर मैं डील कर लेता हूँ उस सिचुएशन के साथ, तब भी तो मैं न्याय ही तो कर रहा हूँ है। डील अगर मैं डील कर लेता हूँ मतलब कि मैं ऐसे कर लेता हूँ कि उसकी भी तृप्ति हो जाती है और मेरी भी तृप्ति हो जाती है। हाँ, ये तृप्ति की निरंतरता नहीं है, और तृप्ति क्या बात से हुई अभी ये भी पता नहीं है। तो न्याय को जब बोल रहे हैं तो तृप्ति की निरंतरता है। हाँ, उभय तृप्ति की निरंतरता है, उसको न्याय बोल रहे हैं। इसलिए ये डील से काम चलने वाला नहीं। हाँ वही। अच्छा, वो एक सवाल था कि जैसे हमें कहीं जन्म लेने के लिए मतलब अस्तित्व में हम लोग जन्म लेने के लिए प्रेरणा लेते हैं अस्तित्व से, या फिर हम लोग खुद ही डिसीजन लेते हैं कि कहाँ जन्म लेना है कहाँ? मूल में अपनी ही स्थिति के अनुसार गति है, आज भी कल भी। आज भी कोई प्रेरणा उपलब्ध है, वातावरण में जो भी प्रेरणाएं हैं वो हमको उपलब्ध रहती हैं, उसमें से हम ले वही पाते हैं, स्वीकार वही कर पाते हैं जिसकी हमारी पात्रता होती है। वही अपनी स्थिति के अनुसार ही प्रेरणा लेते हैं, मतलब पात्रता के अनुसार। तो हम लोग अपने पात्रता के अनुसार ही जन्म ये सब लेंगे, मतलब। हाँ, पात्रता के अनुसार लेंगे। जैसे आज भी हम कुछ भी करते हैं उसमें किसी का मार्गदर्शन, किसी का सहयोग कुछ रहता ही है, लेकिन अल्टीमेटली तो करने वाले आप ही हो, उसको मानने या ना मानने वाले आप ही हो। भाई किसी ने आपको सलाह दिया, सही दिया, गलत दिया, उसको मानना नहीं मानना आपका ही काम है। यदि आप किसी राह में चलते हो, किसी दिशा में चलते हो, अंततः वो आपका ही निर्णय होता है। तो अंततः आपका स्थितिगति है, लेकिन कोई भी स्थितिगति वातावरण से मुक्त होता ही नहीं है। तो वातावरण में जो कुछ भी सकारात्मक नकारात्मक प्रेरणाएं हमको उपलब्ध होती हैं, अपनी स्थितिगति पात्रता के अनुसार हम उसको ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। है ना? बढ़िया। चलिए 27। जनाकांक्षा और सामाजिकता एक ही। जनाकांक्षा कहाँ पे है? 8 का हेडिंग, 8 लेसन का हेडिंग जो 28। जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा। जनाकांक्षा में दोनों आ गया फिर यहाँ पे। जनाकांक्षा का मतलब है समाधान समृद्धि, मानव लक्ष्य हो गया। हाँ जी, आगे चले। 29। प्रबुद्ध देखो, प्रबुद्धता को समझना है तो आ जाओ पेज नंबर 33 के नीचे, है ना? प्रबुद्धता ही प्रभुता, सहस्तित्व ही सत्यता, इसी का अध्ययन व शिक्षा है जिसमें प्रमाण पूर्वक नीतित्रय सिद्ध होता है। यही प्रभुता को सर्वसुलभ बनाना ही व्यावहारिक सत्ता है। तो प्रबुद्धता, प्रभुता, प्रभुसत्ता, ये 3 शब्द हैं। है? हाँ, प्रभुसत्ता और संप्रभुता एक ही अर्थ में है शायद, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। खैर, तो प्रबुद्धता का मतलब है अनुभवमूलक बोध, है ना? अनुभवमूलक बोध को प्रबुद्धता कहा। प्रभुता का मतलब है स्वानुशासन पूर्वक जीना।
और प्रभु सत्ता का मतलब है अखंडता सार्वभौमता। ठीक। तो तीन शब्द हैं, स्वत्व, स्वतंत्रता, स्वराज्य। तो प्रबुद्धता मतलब स्वत्व, प्रभुता मतलब स्वतंत्रता, स्वानुशासन पूर्वक जीना, और प्रभु सत्ता का मतलब है अखंडता सार्वभौमता को प्रमाणित करना। अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में प्रभु सत्ता। चलिए वापस आ गए कहाँ? 29। चलिए 29। ये 29 में सेकंड लास्ट पे आता है, दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता सिद्ध होती है अंततो गत्वा। प्रेरक नेतृत्व के मूल में दर्शन वाला प्रेरक। नेतृत्व के मूल में दर्शन एवं विचार क्षमता ही है जो सफल होती है। प्रत्येक सुदृढ़ विचार का आधार दर्शन ही है। अंततो गत्वा दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता सिद्ध होती है। भ्रमवश मानव अपराध व गलती सहित नियति विरोधी जागृति विरोधी कार्यक्रमों में ये अपराधी होते हैं। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? डिटेल में थोड़ा समझना था, मतलब दर्शन क्षमता नेतृत्व क्षमता देखो, में क्या कनेक्शन? नेतृत्व क्षमता मतलब नेत्र की क्षमता। नेत्र से नेतृत्व बना होगा ना, तो नेतृत्व क्षमता का मतलब है कि जितना वो देख सकता है। जितना वो देख सकता है का मतलब जितना समझ सकता है। जितना समझ सकता है का मतलब जितना प्रमाणित कर सकता है। तो इसका अर्थ है कि कोई भी समूह है, वो अपने प्रयोजन को, लक्ष्य को नहीं पहचानता है, तो एक मानव लक्ष्य को नहीं पहचानता है तो स्वयं की जिंदगी को नेतृत्व नहीं दे सकता। यदि हमारे पास कोई विज़न नहीं है, हमारे पास परिवार का कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम परिवार में नहीं जी सकते, जूझते ही रहेंगे। तो नेतृत्व का मतलब, यदि शब्द का उदय नेत्र से ही हुआ होगा, तो उसका मतलब है कि हमारी दृष्टि क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसके आधार पे दर्शन क्या है ना। जैसा दर्शन है, जैसा देखते हैं वैसा जीते हैं। मानव की ये जीवन की ये महिमा है कि जैसा मानता है वैसा जीता है। जैसा देखता हूँ वैसा मानता हूँ, जैसा मानता हूँ वैसा जीता हूँ। अधूरा देखता हूँ, अधूरा मानता हूँ, अधूरा देखता हूँ, अधूरा जीता हूँ। तो सहअस्तित्व को देख पाऊँ, सहअस्तित्व में जी पाऊँ, यही नेतृत्व है। इससे कम में जो रहेगा वैसा होगा, है ना? है? हाँ जी, पेज नंबर 30। जिसमें लिखा है ना कि जैसे मानव जीवन में जैसे पहला जो वो है, इसमें मानव जीवन में चतुरायाम उत्पादन, इससे क्या नाम है ये जो, हाँ यहाँ से है तो इसमें उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति अभिभाज्य है जो प्रसिद्ध है। तो इसमें मुझे ये समझ में नहीं कि जैसे मानव जीवन की बात कही जा रही है इसमें, नहीं तो इसमें मानव की बात कही जा रही है या फिर मानव के जीवन की बात कही, ऐसा? मानव की ही बात की जा रही है, उसमें जीवन है ही। मानव जीवन बोल रहे हैं तो बेसिकली उसका लाइफ स्पैन बोल रहे हैं। मानव जीवन में का मतलब है कि मानव की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी शरीर यात्रा पर्यंत वो उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति अविभाज्य है ना। ये सब अविभाज्य है ही है। वो ये तो लाइफ स्पैन को जीवन बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो भी उसमें शामिल हो गए। अच्छा, एक मानव की पूरी यात्रा को मानव जीवन में चतुरायाम उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति अविभाज्य है। ठीक है, हाँ जी।
31 माइक। इसमें जो फोर्थ जो पैरा है, उपयोगिता मूल्य आवश्यकता में, आवश्यकता मूल्य शिष्टता में, शिष्टता मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित पाए जाते हैं। तो इसमें जो आवश्यकता मूल्य कहा जा रहा है वो मतलब उपयोगिता मूल्य को कहा जा रहा है, मतलब जो भौतिक समृद्धि जिससे होगी उसको कहा जा रहा है। वही भौतिक आवश्यकता। उपयोगिता मूल्य भौतिक आवश्यकता के स्वरूप में, आवश्यकता मूल्य शिष्टता में, कार्य व्यवहार को समर्पित होता है, व्यवहार आगे अनुभव को समर्पित होता है। मूल्यों में एकता तथा मनुष्यतर। हाँ, देखो इसमें एक अच्छी लाइन ये बीच में है जो बोल्ड में है, मानव को मानव पर अधिकार पाना संभव नहीं है, शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक सहअस्तित्व को पाना ही संभव है। क्या मतलब हुआ? मानव को मानव पर अधिकार पाना संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ? मानव एक स्वतंत्र इकाई है जीवन रूप में, तो इसलिए वो अस्तित्व में प्रमाणित होगा, मतलब किसी के दबाव प्रभाव में तो काम करता नहीं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भय प्रलोभन आस्था पूर्वक मानव को मानव के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सहअस्तित्व पूर्वक ही, उपयोगिता पूर्वकता विधि से ही हम एक दूसरे के साथ, है ना, हम सहअस्तित्व में हो सकते हैं। मानव पे अधिकार नहीं पा सकता है। शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक सहअस्तित्व को पाना ही संभव। सहअस्तित्व को पा सकते हैं, एक दूसरे पे अधिकार पाना संभव नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मूल्यों में एकता, जो मूल्य हैं उनमें एकता है। मनुष्य प्रकृति में रूप गुण में अनेकता है। वे रूप अनेक हैं, गुण अनेक हैं, लेकिन मूल्यों के रूप में एकता है। उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य, शिष्ट मूल्य, है ना, तो मूल्यों के रूप में एकता है। मूल्यों का स्वरूप में एकता है। रूप और गुण अलग अलग है। रूप गुण जितना भी है वो अलग अलग ही रहेगा, ऐसा बोल रहे। अनेकता जो है रूप और गुण में है, बाकी मूल्यों में एक रूपता है। हाँ जी। व्यवहार मतलब सेकंड स्टैंजा में लिखा व्यवहार एवं अनुभव निर्विरोधिता ही समाधान है। इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब अभी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमारा जिसको अनुभव बोलते हैं और जिसको व्यवहार बोलते हैं। अनुभव का मतलब फलानी जाति के लोग ऐसे होते हैं या फलाना व्यक्ति ऐसा है, ऐसा मैंने उसको अपना अनुभव माना हुआ है। ऐसे के आधार पे व्यवहार करने जाता हूँ, उसमें विरोध होता है। तो हमने जो माना हुआ है और हमारा व्यवहार दोनों में कोई विरोध ना हो, तो अनुभव का मतलब है जानकर माना हुआ है। जब मैं जानकर मानता हूँ और ऐसा मानने के आधार पे जीता हूँ तो इसमें विरोध नहीं है। जब मैंने भ्रमवश कोई चीज़ को माना है और उसके आधार पे जीने जाता हूँ तो उसमें विरोध है। तो व्यवहार और अनुभव यदि निर्विरोध है तो इसका नाम समाधान है। व्यवहार और अनुभव में यदि विरोध है इसका मतलब समस्या है, ऐसा है। फिर लिखा कि अनुभव अपरिवर्तनीय है। यदि परिवर्तन है तो वो अनुभव नहीं है। अभी हमारे अनुभव बदलते रहते हैं, जिसको हम अभी अनुभव मानते हैं। चलिए 32 32। देखो ये पहली लाइन है, संबंध व स्थापित मूल्य केवल अखंड समाज के अर्थ में है। तो जो अपन परिवार वाली चर्चा कर रहे थे, है ना, तो इस पे और क्लैरिटी बन रही है कि जो संबंध हैं, चाहे वो परिवार में हैं, चाहे वो प्रकृति के साथ हैं, यहाँ मानव की बात हो रही है, तो संबंध व स्थापित मूल्य
केवल अखंड समाज के अर्थ में है। अखंड समाज सह अस्तित्व में अनुभव का फलन है जो केवल अनुभव प्रमाण से और उत्पादन मूल्य प्रयोग के प्रमाण से प्रमाणित है। चलिए 33 देखो, इसकी भी पहली लाइन, सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में है। मानव ही अखंड, परिवार ही अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक घटन है ना। तो इसका मतलब है कि हम अपने परिवार को अखंड समाज के अर्थ में देखते हैं या उससे अलग देखते हैं। तो अपने परिवार को अखंड समाज के अर्थ में देखते हैं तो परिवार है, नहीं तो कुछ शरीर साथ साथ रहते हैं, खाने पीने के जुगाड़ में लगे। है 33-34 में प्रभुता, प्रभुसत्ता, प्रबुद्धता, ये तीनों आया हुआ है। आपके आने के पहले हमने कर दिया। हाँ जी, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? बताओ। हाँ, माइक उठाओ। प्रबुद्धता, प्रभुता, प्रभुसत्ता। प्रबुद्धता को हम लोग अनुभव मूलक बोध बोल रहे हैं, जो स्वत्व भी है। प्रबुद्धता हुआ स्व अनुशासन पूर्वक जीना, जो स्व नियंत्रण बोल रहे हैं। और प्रभुसत्ता हुआ आपका अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में। बढ़िया। हाँ जी 33 में 33 में भी है ये पहले दूसरा तीसरा पैराग्राफ। भ्रमित संस्था के प्रथम एवं द्वितीय अवस्था में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हुई हैं। ये लाइन थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया हम लोग। भ्रमित संस्था के प्रथम एवं द्वितीय अवस्था में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है। समर शक्ति मतलब युद्ध शक्ति। तो भ्रमित संस्था में परिवार में भाई भाई का बंटवारा होगा, है ना। तो आपस में झगड़े होंगे, तो कोर्ट केस होगा, तो एक दूसरे को निपटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए समर शक्ति की आवश्यकता। द्वितीय की बात कर रहे हैं तो समाज की बात कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो पूरा राष्ट्र एक समाज की बात कर रहे हैं, पूरी धरती। तो उस आधार में भी आपस में जो भी भ्रमवश जो भी आपस में असहमतियां होंगी, उसके लिए समर शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हुई हैं। एक ही राज्य संस्था होती तो आपस में एक तरह से काम चलता। उसके बावजूद भी भाई मान लो भारत एक राज्य है, तो भी समर शक्ति की आवश्यकता पुलिस के रूप में है। यदि पुलिस देखें तो बेसिकली वो समाज के अर्थ में, यदि मिलिट्री देखें तो वो दूसरे राष्ट्र के साथ, यदि वो बड़े समाज के अर्थ में है, यदि पूरी धरती को एक समाज माने तो दो राष्ट्रों के बीच में वो भी एक समाज ही है। तो कुल मिला के समर शक्ति की आवश्यकता, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हैं, हर राज्य संस्था की अपनी एक मानसिकता है, इसलिए समर शक्ति की आवश्यकता बनी रहेगी। है इसमें जो लिखा हुआ है ना कि प्रथम और द्वितीय अवस्था में, तो इशारा शायद उस तरफ भी है क्या? जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए जो संगठन बने थे विश्व स्तर पर? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं। समाज का प्राथमिक रूप समझदार परिवार है। समाज का द्वितीय रूप अखंड समाज है। समाज का तृतीय रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में है। उसी अर्थ में है कि भ्रमित संस्था के प्रथम व द्वितीय अवस्था में, प्रथम और द्वितीय अवस्था में का मतलब है कि परिवार और समाज में भ्रमित संस्था, परिवार भ्रमित रहेगा, समाज भ्रमित रहेगा, तो युद्ध शक्ति की संचयता की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हुई हैं, और राज्य संस्थाएं एक ना होकर पूरा विश्व यदि एक राष्ट्र भी हो जाए तो भी प्रथम और द्वितीय में आवश्यकता बनी ही रहेगी। तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से कोई मतलब नहीं। हाँ जी ठीक है।
33 से आगे बढ़ें। 34। भैया इसमें लिखा है कि तृतीय अवस्था केवल वादत्रय पूर्वक सिद्ध होने वाली नीति त्रय संबंध शिक्षा एवं व्यवस्था ही है। कहाँ लिखा है? तृतीय अवस्था केवल वाद त्रय पूर्वक सिद्ध होने वाली नीति त्रय संबंध शिक्षा एवं व्यवस्था ही है। जब तृतीय अवस्था की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो चारों अवस्थाओं के संतुलन के अर्थ में बात कर रहे हैं। चारों अवस्थाओं के संतुलन की बात करेंगे तो वाद त्रय का मतलब है कि भौतिकवाद और, है ना, सारा वाद और सारा नीति त्रय, अर्थशास्त्र और, है ना, धर्म नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति, तो इसलिए उसकी तीनों की बात कर रहे हैं। आगे चले। ये 34 और 35 में हाँ जी। प्रभुता, सत्य, धर्म, न्याय, नियम, विधि, इसको जो लिखे हुए विधानाभ्यास, विधि, चिंतन। चलो देखो, इसके पहले ये क्लैरिटी हमारी बन गई। तो 34 का ऊपर टॉप में देखेंगे तो प्रबुद्धता का अर्थ प्रकृष्ट बोध संपन्नता है। प्रकृष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथास्थिति से पूर्णतः निर्भ्रम रहने से है। इसका मतलब जिसको प्रबुद्धता बोल रहे हैं वो अनुभवमूलक बोध हो गया। प्रभुसत्ता का चरितार्थ स्वरूप सजगता, सतर्कता सहित सहस्तित्व ही है। कुल मिला के अखंडता सार्वभौमता का ही है। प्रभुता के बिना अखंडता, अखंडता के बिना प्रभुसत्ता सिद्ध नहीं है। तो प्रभुसत्ता के बिना अखंडता, तो बिल्कुल अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के बिना अखंडता और अखंडता के बिना प्रभुसत्ता सिद्ध नहीं है। ये तो ठीक है। सत्यता के प्रति निर्विरोधिता एवं निर्भ्रमता ही अखंडता है। सत्यता का मतलब वस्तुस्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, कुल मिला के सहअस्तित्व के प्रति निर्विरोध होना, निर्भ्रम होना ही अखंडता है। क्योंकि धरती अखंड है, व्यापक वस्तु अखंड है, इस अर्थ में सारी इकाइयाँ परस्पर संबंधित हैं। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सबका अभिष्ट है। अपरितम शक्ति है मानव को देवमाता, ये हो गया। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था है। एक एक शब्द को स्थिर करते जाएं तो जब सत्ता शब्द आ रहा है तो सत्ता का मतलब है सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम है। सत्ता का तात्पर्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान, यही प्रबुद्धता, यही प्रभुसत्ता, यही सत्ता और सत्ता ही सार्वभौम है। प्रभुता का मतलब है स्वीकार योग्य, है ना। तो हमने ये चर्चा की कि प्रबुद्धता अनुभवमूलक बोध, प्रभुसत्ता, प्रबुद्धता अनुभवमूलक बोध, प्रभुता स्वानुशासन पूर्वक जीना, और उसके आधार पे जो प्रभुसत्ता है वो अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप में उसको देख रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक आगे चले आए। अब बोलो। ये प्रभुता, सत्य, धर्म, न्याय, नियम। प्रभुता, अच्छा देखिए, प्रभुता बेसिकली क्या हो गया? प्रभुता ये हो गया कि जो विधानाभ्यास है, विधानाभ्यास का मतलब है कि अस्तित्व जैसा है वैसा जो विधान है, नियम है। तो विधान, प्रभुता बेसिकली जो मतलब अस्तित्व, सहअस्तित्व के रूप में और उसमें मानव के होने के स्वरूप में और कुल मिला के अखंडता सार्वभौमता को हमने पहचाना। उस अर्थ में मैं एक व्यक्ति स्वानुशासन के रूप में जीता हूँ, तो ये एक व्यक्ति की सत्ता के स्वरूप में हो गया, ये एक व्यक्ति में नीति के स्वरूप में हो गया, एक व्यक्ति में व्यवस्था के स्वरूप में हो गया। जिसको सत्य कह रहे हैं वो विधि है और विधि का चिंतनाभ्यास है। इस अर्थ में नीति और व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं तो वो फिर संपूर्ण तीनों सत्य एक साथ आ गए ना। जब धर्म को बोल रहे हैं तो धर्म बेसिकली सत्य के साथ इकाई और सहअस्तित्व के स्वरूप में धर्म प्रकट है, सहअस्तित्व पूर्वक धर्म प्रकट है। तो धर्म की जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली इकाइयों की बात कर रहे हैं, चारों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए जीने के स्वरूप की बात कर रहे हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास की बात कर रहे हैं। जब न्याय की बात कर रहे हैं
तो मानव की बात कर रहे हैं, और मानव सहअस्तित्व को कैसे पहचानता है, सहअस्तित्व में कैसे जिएगा। तो एक मानव का सहअस्तित्व में जो एक्सप्रेशन है वो व्यवहाराभ्यास के रूप में बात कर रहे हैं। जब नियम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मूलतः मनुष्यतर प्रकृति के साथ जीने की बात कर रहे हैं, तो कर्माभ्यास की बात कर रहे हैं। तो कर्माभ्यास में नीति और व्यवस्था का स्वरूप, व्यवहाराभ्यास में नीति और व्यवस्था का स्वरूप, शास्त्राभ्यास के क्रम में नीति और व्यवस्था का स्वरूप। वो जो लाइन है ना कि व्यापक वस्तु अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, और न्याय। तो ये नियम, न्याय, धर्म और सत्य, नियम, न्याय, धर्म और सत्य, और सत्य अपने में सहअस्तित्व। तो उसकी चारों की सीरीज ऐसे क्रम से उसको दिया है। हाँ जी, 35। भैया इसमें ये नीचे से 5वें पैराग्राफ, प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने में समर्थ ना हो जाए। और प्रभुता तो ही देखो, प्रभुता ही अभयता। तो प्रभुता का क्या मतलब हुआ कि प्रबुद्धता पूर्वक एक मानव स्वानुशासन को पा गया, है ना, प्रभुता को पा गया, तो ये अभयता है। अभयता का मतलब है, यदि भय की बात करेंगे तो क्या भय होंगे? 4 भय होंगे, मान भय, प्राण भय, धन भय, पद भय। यदि एक मानव अनुभव संपन्नता के क्रम में अनुभव संपन्नता पूर्वक प्रबुद्ध हुआ और स्वानुशासन पूर्वक हो पाया तो वो अभयता को पाया। प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा क्या है? प्रभु सत्ता तब तक प्रभु नहीं जब तक वो अभयता को प्रदान करने में समर्थ ना हो जाए। तो बेसिकली जागृति की परंपरा हो जाए, यही प्रभु सत्ता का मतलब है। हर व्यक्ति प्रभुता को उपलब्ध हो जाए, यही प्रभु सत्ता है। ठीक हो गया? चलिए 36। कहाँ पे आया मेरे को दिखाना उसका, फिर वो संप्रभुता और प्रभु सत्ता एक ही होगा क्या, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। 34 में लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें है संप्रभुता, संप्रभुता ही अखंडता। 34 भैया इसका परिभाषा संहिता में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, सहज वैभव के रूप में लिखा है संप्रभुता। संप्रभुता भैया वो संप्रभुता जो परिभाषा संहिता में दिया, प्रभुता का अर्थ दिया सार्वभौमिकता, प्रभुता का। संप्रभुता का तो दिया ही नहीं है उसमें। दिया है क्या? अच्छा, किताब में नहीं दिया है। संप्रभु विवेक है। आओ देख लो भैया, पढ़ लो। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। देखो जब तक प्रभुता शब्द आ रहा है ना, प्रभुता, प्रभुता, प्रबुद्धता, प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और फाइनली प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता, तो सत्ता शब्द आते ही तो परंपरा हो गया, मतलब व्यवस्था का स्वरूप हो गया। ठीक, तो प्रभुता बेसिकली सहअस्तित्व में अनुभव, स्थापित मूल्यानुभूति, है ना, सत्यता, स्थिर सार्वभौमिकता, प्रभुता, परमानंद। तो बेसिकली वो प्रबुद्धता का एक्सप्रेशन, प्रबुद्धता का एक्सप्रेशन प्रभुता के स्वरूप में है। ये एक पार्ट हो गया। उसमें विधि, संस्कृति, ऐसा लग रहा है जैसे विचार के रूप में जब प्रकट होता है तो प्रबुद्धता हो जाता है, और व्यवहार के रूप में प्रकट होता है तो संप्रभुता हो जाता है। ऐसा लग रहा है उसको पढ़ के। और संस्कृति सभ्यता को व्यक्त करता है तो प्रभु सत्ता हो जाता है। हाँ। अच्छा, नीचे दिया भी है प्रभुता, सार्वभौमिक, सत्य, स्थिरता, विधि, परमानंद।
प्रबुद्धता, जागृति, विधि, सहज, नियम, शेष, नियम, नियंत्रण, संतुलन, सर्वतोमुखी समाधान रूपी मानव धर्म, संप्रभुता, अखंडता, सार्वभौमता, सूत्र व्याख्या रूपी प्रमाण परंपरा, संप्रभुता, प्रभु सत्ता, प्रबुद्धता पूर्ण मानव परंपरा ही शिक्षा दीक्षा के रूप में, अखंडता सार्वभौमता के रूप में वैभव। देखो, प्रभुता, प्रबुद्धता और संप्रभुता ये एक तरह से मानव के ही एक्सप्रेशन नहीं है। संप्रभुता में भी संप्रभुता में भी अखंडता, सार्वभौमता, सूत्र व्याख्या रूपी प्रमाण परंपरा, तो ये अभयता, अभयता मतलब समाज के अर्थ में है। प्रभु सत्ता कहेंगे तो अखंड व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है। देखिए इसमें 34 नंबर पेज पे है ना, प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता और प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता। सीधा सीधा सिंपल, इतना साफ सुथरा। तो इसमें क्लैरिटी अभी के लिए इतना क्लैरिटी अपना पर्याप्त है कि जब प्रबुद्धता बोल रहे हैं तो बोध संपन्नता की बात कर रहे हैं, है ना, अनुभव मूलक बोध संपन्नता हो गया। तो और वो उसका परावर्तित रूप, उसको जीने जाएंगे तो प्रभुता। प्रभुता का मतलब वो स्वानुशासन पूर्वक जीने के क्रम में सारी बात करेंगे तो सार्वभौमिक सत्य, स्थिरता, विधि, परमानंद की स्थिति मानव में है। सत्ता शब्द आते ही वो अखंडता, सार्वभौमता का मतलब उसका भौतिक स्वरूप हो गया, चारों अवस्थाओं के संतुलन सहित जीने की स्थिति हो गई। ये सब वही है, पुराना सारे शब्दों को। चलिए 36 भैया। हाँ जी, ये 36 और 37 में मूल्य है, यदि सबको समझना है तो भैया से समझ दोबारा से। हाँ बताओ क्या करना है? पहले और देख लो। ठीक है, देखो ये तो देखो माता पिता के प्रति, या तो वो ले लो, मतलब पूरी परिभाषा के साथ फिर चर्चा कर लेंगे। यदि संबंध और मूल्य की तरफ अपन जा रहे हैं तो माता पिता के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता तो किसकी होगी? है तो संतान माता पिता के प्रति किस भाव से जिएगी? तो संतान माता पिता के प्रति गौरव, कृतज्ञता, प्रेम और उसके शिष्ट मूल्य के साथ में जिएगी। तो ऐसा एक बार मोटा मोटी देख लो तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। गौरव, कृतज्ञता, प्रेम। प्रेम तो कॉमन मूल्य है जो सभी जगह मिल जाएगा, है ना। जागृति, अनुभव मूलक जब अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो प्रेम उसमें सभी जगह कॉमन रहेगा ही। गौरव और कृतज्ञता, तो कृतज्ञता की हमारी क्लैरिटी है ना, कि मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में सहयोगी हुए हैं। इस अर्थ में माता पिता के प्रति बच्चे गौरव, कृतज्ञता के साथ वो उनके जैसा होना चाहते हैं, है ना, इसलिए वो गौरव के साथ में जिएंगे, माता पिता के प्रति गौरव करेंगे। माता पिता के साथ माँ बाप कैसे जिएंगे? ममता के भाव से, वात्सल्य के भाव से जिएंगे। तो माता पिता बच्चों के साथ में ममता और वात्सल्य पूर्वक जिएंगे, बच्चे माता पिता के साथ में गौरव और कृतज्ञता के साथ में जिएंगे। ठीक है। भाई बहन की परस्परता में विश्वास, देखो मेरा ये कहना है कि ये सारे शब्दों के खुलने का मतलब है, कोई भी शब्द का खुलना है वो कुल मिला के सहअस्तित्व का खुलना है। किसी भी जगह में जाएंगे तो जितना सहअस्तित्व का महिमा हमारे भीतर खुलता जाएगा तो किसी भी शब्द को पढ़ने से हम उसमें सहअस्तित्व को जैसे माता पिता, अभी हम वात्सल्य शब्द आ गया,
वात्सल्य शब्द का यदि और खोलेंगे तो क्या निकलेगा? वात्सल्य शब्द का मतलब क्या निकलेगा? तो वात्सल्य शब्द का इतना ही मतलब निकलेगा कि बच्चे को मानव लक्ष्य का बोध कराना, यही वात्सल्य है। तो एक बार मेरे लिए मानव लक्ष्य स्थिर हो जाए तो मेरे लिए सारी कड़ियां खुल जाएंगी। तो मामला लंबा चौड़ा नहीं है। दर्शन को देखेंगे तो मामला लंबा चौड़ा नहीं है, केवल अपने में सहअस्तित्व का ही अर्थ ठीक से खुलना है। तो सहअस्तित्व का अर्थ खुलता है तो उसके किसी एंगल को वात्सल्य बोल रहे हैं, उसके किसी एंगल को ममता बोल रहे हैं, उसके किसी एंगल को। तो अच्छा, सारे शब्दों को सहअस्तित्व के अर्थ में देखेंगे तो उनका अर्थ जैसा कहा जा रहा है वैसा हम तक पहुंचेगा, नहीं तो उसका अर्थ कुछ भी और हो जाएगा। तो किसी अर्थ को हम परिभाषा संहिता से देख के भी पूरा समझ लेंगे ऐसा नहीं है। परिभाषा संहिता से भी देख के तब समझ में आएगा जब वो सहअस्तित्व उसमें हमारे अंदर खुला हुआ है, नहीं तो वहाँ भी एक और शब्द है, उसको देखने के लिए एक और परिभाषा संहिता चाहिए। तो सबकी परिभाषा संहिता एक ही है कि सहअस्तित्व हमारे भीतर ठीक से खुल जाए। तो सहअस्तित्व हमारे भीतर खुल सके, सहअस्तित्व की महिमा खूब विस्तार हमारे भीतर पा सके, है ना, उसका कुछ विस्तार सृष्टि दर्शन करते हैं तो उसमें सहअस्तित्व विस्तार से खुलता है। व्यापक वस्तु का महिमा कैसे आता है ना। तो इस रूप में जितना, और ये भी ठीक है कि वो ऐसा पहले सब खुल जाएगा फिर शब्द आएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चलता ही रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पे रहेगा कि कुछ भी पढ़ते हुए सहअस्तित्व मेरे को ठीक से खुलना है और मेरे को सहअस्तित्व के अर्थ में स्वयं सहित सबको देखना है। जैसे अभी हम अपने आप को अलग करके देखते हैं, है ना, या चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं, है ना। यदि सोलर सिस्टम के बहुत ऊपर जाएंगे तो पूरा सोलर सिस्टम एक डॉट दिखाई देता है। यदि परमाणु के भीतर जाएंगे तो पार्टिकल अलग अलग हैं लेकिन परमाणु एक है जो हमको दिखाई भी नहीं देता है। अभी हम सारे मानव अलग अलग दिखाई देते हैं एक परिवार के रूप में, लेकिन बाहर से देखते हैं तो एक परिवार का एक घर दिखाई देता है ना। यदि ऊपर से जब फ्लाइट से जाते हैं तो पूरा शहर एक कॉलोनी जैसा एक ही घरों का समूह दिखाई देता है। तो इसका मतलब देखने की दृष्टि पर डिपेंड करता है कि कितना दूर खड़ा होकर देखते हैं। तो दृष्टि में जितनी समग्रता आ जाएगी उतना आपस में कनेक्शन दिखाई देगा। वो जो कनेक्शन दिखाई देगा तब शब्द खुलेगा। शब्द के अर्थ को और अर्थ में वास्तविकता को भाषाभास या प्रतीति करने वाला तो मैं ही हूं ना, तो शब्द तो उतना ही रहता है। शब्द का जो अर्थ खुलता है वो कुल मिला के सहअस्तित्व के अर्थ में खुलेगा। तो सहअस्तित्व का पूरा फैलाव कितना बनता है, सारे दर्शन को पढ़ते हुए फाइनली मैं सहअस्तित्व के लिए जो कुछ भी कहा गया उसको कनेक्ट करते रहता हूँ। उसके मूल में कितना है, स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी। और सारा स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी कहाँ से आ रहा है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण आपस में कनेक्शन पहचान रहे हैं। तो ऐसा देख लेंगे तो फिर सारे शब्दों का अर्थ तो मानव लक्ष्य के रूप में मूल में मैंने मानव लक्ष्य को पहचान लिया। और मैं गौरव किसके प्रति कर रहा हूँ? जिसने मानव लक्ष्य को पहचाना हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, है ना। और मैं कृतज्ञता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसने मेरे को मानव लक्ष्य में पहचानने में मदद की है। तो कोई मेरे को मानव लक्ष्य को पहचानने में मदद कर रहा है, मैं किसी को मानव लक्ष्य को पहचाना हुआ है इसलिए उसका सम्मान कर रहा हूँ, है ना। इतने में घूम फिर के सारी कहानी होनी है। जैसे भाई बहन की परस्परता में सम्मान और गौरव, है ना, सम्मान, गौरव, कृतज्ञता। तो क्या चीज़ के लिए होगा? एक दूसरे को मानव लक्ष्य के अर्थ में, समझ के अर्थ में काम करना, उस अर्थ में योग्यता अर्जन के अर्थ में काम करना, उस अर्थ में एक दूसरे के साथ में, है ना, समानता को पहचान पाना, और उसके लिए गौरव। गुरु शिष्य प्रेम तो कॉमन है, वात्सल्य और ममता देखो दोनों आ गया, शरीर का भी आ गया, जीवन का भी आ गया। जब गुरु की बात कर रहे हैं तो ममता और वात्सल्य दोनों उसमें आ गया, ममता, वात्सल्य और प्रेम। शिष्य का गुरु के प्रति क्या होगा? गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। जो माता पिता के प्रति रहेगा वही गुरु के प्रति रहेगा। पति पत्नी में परस्पर क्या रहेगा? स्नेह कॉमन है, एक दूसरे की श्रेष्ठता के प्रति गौरव करेंगे और एक दूसरे के साथ, है ना, जो समाज
अखंडता समाज सार्वभौमता के अर्थ में जीना है, उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे। तो मूल में क्या निकल के आया, जो हम कह रहे, जो बस सुबह चर्चा हुई कि अपने मेरे परिवार का अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में भागीदारी के स्वरूप में परस्पर संबंध की पहचान। क्यों हम ये सब इतनी सारी मेहनत कर रहे घर परिवार में, है ना, खाने पीने को हो गया, ठीक हो गया, रहने खाने पीने का सब जुगाड़ हो गया, अब करना क्या है? घर परिवार में रह के हम क्या कर रहे? तो इसका मतलब है कि अच्छा मुझ में कोई समझ आई है, इसका प्रमाण क्या है? तो कुल मिला के परिवार का अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में जो भूमिका होगा, उस अर्थ में परिवार है, उस अर्थ में परिवार है तो उस अर्थ में हमारे आपस में संबंध है। ऐसा पहचाने जाएंगे तो सारा निर्वाह और सारी आवश्यकताएं अपने में स्पष्ट, फिर वो खुलेगी, फिर शब्द खुलेगा, है ना। क्या, कहाँ पे? सात नंबर पॉइंट में और 8 नंबर पॉइंट में। हाँ, साथी सहयोगी व्यवस्था, साथी सहयोगी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता व्यवस्था तंत्र के रूप में जी, है ना। और इसी को आगे 16 नंबर पे बोला अभ्यास विधि में। अभ्यास विधि में साथी ऊपर नीचे दोनों ही थे रखे। तो साथी सहयोगी जो व्यवस्था तंत्र के स्वरूप में है तो गौरव, सम्मान, कृतज्ञता, ठीक, गौरव, सम्मान, कृतज्ञता। और अभ्यास विधि में श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता। मतलब 2 अर्थ में साथी सहयोगी हो गया। एक साथी सहयोगी में योग्यता अर्जन के रूप में, मतलब अभ्यास विधि का मतलब है कि जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो बेसिकली फिर तो वो प्रमाण ही होगा, प्रमाण के अर्थ में, है ना। तो स्नेह, गौरव और सम्मान। इधर जो है श्रद्धा अलग है। श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता की स्वीकृति। तो अभ्यास में वो साथी बेसिकली उस श्रेष्ठता को पाने के अर्थ में अभ्यास हो गया, और उसको प्रमाणित करने के अर्थ में स्नेह, गौरव और सम्मान। मैं कभी ऐसा अलग से मेरा ध्यान गया नहीं अभ्यास विधि वाला, लेकिन सात नंबर में मतलब सीधे सीधे हम किसी काम के लिए किसी को जोड़ते हैं, और यहाँ पे नहीं, जब व्यवस्था विधि, व्यवस्था तंत्र लिखा है तो फिर वो उस सेंस में चला जाएगा। 10 सोपानियाँ परिवार मूलक व्यवस्था के स्वरूप में जाएगा, तो उस सेंस में बात करेंगे 7 नंबर व्यवस्था तंत्र में। तो व्यवस्था तंत्र में साथी सहयोगी, देखो साथी सहयोगी के प्रति विश्वास, निरंतरता, स्नेह, सौजन्य और निष्ठापूर्वक, ये सहयोगी प्रस्तुत होगा साथी के लिए। स्नेह, केवल स्नेह ही है ना, साथी स्नेह। सहयोगी साथी के प्रति विश्वास, निरंतरता। तो 8वें में जो दिया है उसमें सहयोगी प्रस्तुत होगा गौरव, साथी के प्रति गौरव, सम्मान और कृतज्ञता के साथ, ठीक। और साथी सहयोगी के प्रति प्रस्तुत होगा स्नेहपूर्वक, ऐसा कहने की कोशिश, ठीक है। साथी समानता के भाव से जिएगा सहयोगी के साथ, कि वो अपने जैसा बनाने के अर्थ में उसके साथ स्नेहपूर्वक प्रस्तुत होगा। सहयोगी साथी के प्रति गौरव और साथी के प्रति कृतज्ञता के साथ सम्मान के भाव के साथ जिएगा।
तो अपनी भूमिका को निर्वाह कर पाएगा। ये व्यवस्था तंत्र में जो परस्पर तालमेल की बात की गई है, अभी व्यवस्था तंत्र में परस्पर विरोध है। साथी और सहयोगी एक दूसरे के प्रति स्वीकारने की बजाय एक दूसरे के प्रति असहमतियां बनी रहती हैं। तो साथी सहयोगी के प्रति स्नेह भाव से प्रस्तुत होगा और सहयोगी साथी के प्रति कृतज्ञता के भाव से गौरव के साथ और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत होगा। तो दोनों व्यवस्था तंत्र में परस्पर निर्वाह कर पाएंगे। अभ्यास तंत्र की जब बात कर रहे हैं तो फिर वो उत्पादन के अर्थ में, अभ्यास के अर्थ में ले सकते हैं। उत्पादन के अर्थ में अभ्यास की बात आएगी तो श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, तीन के साथ में सहयोगी प्रस्तुत होगा साथी के साथ, और साथी सहयोगी के लिए स्नेह का भाव, वात्सल्य का भाव, ममता का भाव। ये उत्पादन के अर्थ में ये एक तरह से परिवार विधि में जीते हुए साथी के साथ में जीने का स्वरूप, और व्यवस्था विधि में जीते हुए साथी के साथ जीने का स्वरूप, ऐसा उसको देख सकते हैं। व्यवस्था विधि में स्नेहपूर्वक है, परिवार विधि में ममता, वात्सल्य, स्नेहपूर्वक है। ठीक हो गया? एक भाव और जा रहा भैया जी, जो अभ्यास विधि में से गुरु शिष्य सिखाते हैं ना, तो वो वो सारे मूल्य आ रहे हैं, सारे आ गए ना। बढ़िया बढ़िया। देखो ये सब से इतना हो रहा है कि हमारा कल्पनाशीलता फैल रहा है। हमारा कल्पनाशीलता हर आयाम में मानव के साथ हमारा कल्पनाशीलता कैसे नियंत्रित रहेगा अनुकरण अनुसरण विधि से, उसका स्वरूप हमको देखने को मिलता है। हाँ जी, 39 वो 37 में जो लास्ट वाला व्यवस्था व्यवस्थिति की सहज परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। 37 में लास्ट व्यवस्था व्यवस्थिति की सहज परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, स्थायी मूल्यों में आधारित विधि, शिष्ट मूल्यों में आधारित नीति, उत्पादन मूल्यों के आधारित व्यवस्था, न्याय, समाधान, सुलभता के रूप में है। व्यवस्था भागीदारी के प्रति व्यवस्था, विश्वास, निरंतरता, व्यवस्था व्यवस्थिति की सहज परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतर। व्यवस्था और उसकी निरंतरता ही लगता है। व्यवस्था और व्यवस्था की निरंतरता के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता कैसे होगा? तो स्थायी मूल्यों के आधार पे विधि। स्थायी मूल्य कौन सा? जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य, ये स्थायी है। शिष्ट मूल्य के आधार पर नीति, जो व्यक्त होना है वो शिष्ट मूल्य के आधार पर नीति। उत्पादन मूल्यों के आधार पर व्यवस्था पूर्वक सिद्ध न्याय और समाधान सुलभता के स्वरूप में है। व्यवस्था व्यवस्थिति शब्द को मैं अभी ऐसे ही, मतलब मेरे ध्यान में भी ऐसा पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा व्यवस्था और व्यवस्था की निरंतरता का स्वरूप कैसा है, ऐसा मैं उसको मान के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, व्यवस्थिति शब्द को और थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक, व्यवस्था और व्यवस्था की निरंतरता के अर्थ में ही देख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही लग रहा है। हाँ जी। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था को कैसे देखते हो? किया चर्चा पहले? संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था है, बोले 2-3 बार हुआ है पर समझ में नहीं आया।
संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था कैसा समझा बताओ। आप जो समझा है वो बताओ, किताब मत पढ़ो। भैया इसको ऐसे समझे कि जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में, तो विधि जो है उसमें ऐसा मानव व्यवहार दर्शन में और कर्म दर्शन में भी मतलब लिखा हुआ था, ऐसे मुझे अनुमान मतलब लग रहा है कि ये जो जागृत मानव है उसका जीना, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उससे विधि निर्धारित होती है, फिर उस विधि से नीतियाँ बनती हैं, वो नीतियाँ फिर व्यवस्था के अर्थ में होती है और उस व्यवस्था के अंतर्गत फिर संस्कृति सभ्यता मतलब कि फिर वो अलग अलग जगह की संस्कृति सभ्यता मतलब वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के जीने, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, तो फिर यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सबके लिए सार्वभौमिक रहेगी, लेकिन उसको संस्कृति मतलब कृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो कृतियाँ विचार के रूप में और जब वो क्रियान्वित होती है जीने के रूप में तो वो सभ्यता के रूप में। तो ऐसे मुझे समझ में आया, लेकिन बात करने से लगता है गोल कि गोल कुछ सा हो गया। गोल गोल। देखिए विधि जिसको बोल रहे हैं, तो विधि का मतलब तो विधान, नियम। नियम बेसिकली नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। विधि में इससे ज़्यादा और फैलाव नहीं बनेगा। तो विधि के रूप में बोलेंगे तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, ऐसा ये विधि का स्वरूप। विधि फाइनली इतना है। और जब संस्कृति कह रहे हैं, जब मैं इस सारे को समझता हूँ तो संस्कृति का मतलब है पूर्णता के अर्थ में कृति। तो मैं पूर्णता के अर्थ में कृतियों को पहचानता हूँ, उसको स्वीकारता हूँ, इसका नाम संस्कृति है। जैसे यदि मानव के संदर्भ में देखें तो जैसे हम पुंसवन संस्कार की बात करते हैं, कंसीव होने को हमने एक पूर्णता के रूप में पहचाना, डिलीवर होने को हमने एक पूर्णता के रूप में पहचाना, जन्म दिवस संस्कार। फिर शिक्षा आरंभ को हमने एक पूर्णता के रूप में पहचाना। तो जितने भी उत्सव मानव में मनाए गए वो कोई एक पूर्णता को हमने पहचाना है, उसी को उत्सव है। फिर विद्यारंभ संस्कार से लेके विवाह संस्कार से लेके मृत्यु संस्कार तक, है ना, ऐसे तमाम मानव की पूर्णताओं को हमने अलग अलग तरीके से पहचाना। फिर मौसम की पूर्णताओं को पहचाना। तो मौसम की पूर्णताओं के बारे में भी बहुत सारे हमारे, है ना, जैसे लोहड़ी मनाते हैं या ये त्यौहार जितने भी आते हैं, तो उस तरह से वो मौसम की पूर्णताएं हैं, ऋतुओं की पूर्णता। फिर फसल के ढंग से कुछ पहचाना है। तो इसका मतलब है कि मानव के ढंग से, फसल के ढंग से, है ना, जिन भी आयामों में हमने पूर्णता को पहचाना है उसको हमने उत्सव के रूप में, है ना, उसकी अभिव्यक्ति हमने उत्सव के रूप में की है। तो किसी भी मानव परंपरा में जो उत्सवों का स्वरूप है वो हमने किसी पूर्णता को पहचाना है, स्वीकारा है, उसकी अभिव्यक्ति उत्सव के रूप में है, इसका नाम संस्कृति है। ये ठीक है? ये ठीक है? विधि को पहचान कर जो कार्य व्यवहार की श्रृंखला एक परिवार से लेकर विश्व परिवार तक का है, इसका नाम सभ्यता है। है ना? तो जो कार्य व्यवहार का श्रृंखला है एक परिवार से विश्व परिवार तक, इसका नाम सभ्यता है। जो उत्सवों की श्रृंखला है इसका नाम संस्कृति है। और कार्य व्यवहार के आधार पे जो अखंडता सार्वभौमता का स्वरूप है उसको व्यवस्था के रूप में पहचाना। तो विधि स्थिति है, व्यवस्था गति है। जो संस्कृति है, हम वहाँ जहाँ पर संस्कारों में परिमार्जन की बात हो रही है वो भाग संस्कृति, और उसके अलावा जो भी आहार विहार के तौर तरीके होते हैं या वातावरण भौगोलिक स्थितियों के अनुसार पहनावे होते हैं, वो सब मिला के उसमें सभ्यता हो गई, ऐसा। हाँ, मतलब संस्कृति को कह रहे हैं कि किसी पूर्णता को पहचाना है, चाहे वो ऋतुओं की पूर्णता है, मानव की एक यात्रा है, धरती की भी एक यात्रा है, प्राणावस्था की भी एक यात्रा है। तो प्राणावस्था में किसी पूर्णता को पहचाना है, ऋतुओं के रंग से किसी पूर्णता को पहचाना है, मानव की अपनी यात्रा में शरीर की पूर्णता को पहचाना है,
जीवन की पूर्णता को पहचाना है, तो जहाँ जहाँ भी हमने पूर्णता को पहचाना है उसको संस्कृति, उसको हम उत्सव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इसको संस्कृति बोल रहे हैं। और एक परिवार में जीने के स्वरूप में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसके लिए एक निरंतर कार्य व्यवहार का श्रृंखला बना हुआ है। तो कार्य व्यवहार का श्रृंखला एक परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जाएगा, तो बेसिकली उसको हम सभ्यता के स्वरूप में देखते हैं, है ना। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि तुम असभ्य हो, असभ्य का मतलब तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं, तो बोलचाल की भाषा में भी हम सभ्यता शब्द को वहीं रखते हैं। संस्कृति शब्द को भी हम कहीं ना कहीं एक समाज किस तरह की परंपराओं, किस तरह की संस्कृतियों को, संस्कृति मतलब जैसे दिवाली और तमाम हमारे जितने भी त्यौहार हैं उसको हम संस्कृति के रूप में पहचानते हैं, रीति रिवाज। तो सार्वभौम व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं तो फिर अखंडता सार्वभौमता की बात हो गई। 40 है 39 में 6 नंबर में स्वामी में इष्ट उपासना में, स्वामी में इष्ट उपासना का मतलब है कि ज्ञान उपासना हो गया ना, इष्ट ही ज्ञान ही इष्ट है। तो स्वामी सेवक संबंध के रूप में था, फिर वो साथी सहयोगी संबंध के रूप में हो गया। तो स्वामी का अर्थ है कि इष्ट उपासना में, विशिष्ट व्यवस्था में और शिष्ट व्यवहार में है। तो ज्ञान की उपासना करेगा तो बेसिकली फाइनली वो गुरु हो जाएगा। फाइनली गुरु की कैटेगरी में चल देगा। स्वामी यहाँ साधक, एक्चुअली स्वामी शब्द ये परंपरा के अर्थ में हो गया ना। अब यहाँ पे जितने सारे बाकी शब्द हैं, साथी सहयोगी, साथी शब्द यहाँ अलग से आएगा तो उसकी स्थिति अलग थी, या साथी के रूप में उसको रख सकते हैं। ठीक है, स्वामी का मतलब है कि कोई इष्ट उपासना में है, अपना कोई व्यवस्था के स्वरूप में है और शिष्ट व्यवहार के स्वरूप में, उसको स्वामी की संज्ञा है। शिष्य जो है वो विद्यार्थी के स्वरूप में है, गुरु निपुणता कुशलता पांडित्य के स्वरूप में है, पति पत्नी हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया। आगे चले, यतित्व सतित्व अभी तक कैसा समझा है? ये जीवन और शरीर की, तो शरीर के रूप में तो अलग अलग हैं। अब जीवन रूप में यतित्व सतित्व क्यों कह रहे हैं, अभी तक तो उसका आंसर ठीक से नहीं हुआ, मतलब हम संतोषजनक नहीं हुआ। हाँ, मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है, कोशिश तो हुई है। ठीक, कोशिश कर लेते हैं एक बार और। देखिए, यतित्व सतित्व का जो अर्थ है वो इस अर्थ में है कि एक तो परिभाषा के रूप में जाएंगे तो यतित्व सतित्व की परिभाषा क्या है? यत्न पूर्वक और सत्व पूर्वक, ऐसा परिभाषा दिया है। तो यत्न पूर्वक तरना और सत्व पूर्वक तरना, ऐसा दो परिभाषा दिया है। तो सत्व पूर्वक तरने का क्या मतलब है? मानकर जीना और मानकर जो प्रमाणित करने का मानसिकता है उसको सत्वपूर्वक कहा है। और जानने मतलब जानकर मानना की जो प्रवृत्ति है तो उसमें थोड़ा सा स्त्री पुरुष का क्या मतलब है। तो देखिए, एक तो ये समझ में आया कि जीवन रूप में तो दोनों समान हैं, लेकिन शरीर के साथ कंडीशनिंग है। तो स्त्री शरीर होने के आधार पर जन्म, स्त्री पुरुष शरीर में अंतर क्या है? तो जन्म देने की घटना का अंतर है। जो जन्म देने में सक्षम है उसका नाम स्त्री है। तो जन्म देने की घटना के आधार पर महिलाओं में संबंध की स्वीकार्यता पुरुषों से, पुरुष में यदि संबंध की स्वीकार्यता होगी तो उसका आधार चेतना होगा। महिलाओं में संबंध की स्वीकार्यता का एक और दरवाज़ा खुला है कि वो शरीर के आधार पर संबंध की पहचान। तो महिला जन्म देने के आधार पर उसको कोई शंका नहीं है कि बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है,
जैसा वो अपने शरीर के प्रति मोह करती है, अभी मोह की भ्रम की बात कर रहे हैं, तो मोहवश जैसा पशुओं में भी ये देखा जाता है कि मोहवश एक शाकाहारी पशु अपने बच्चे को बचाने के लिए मांसाहारी पशु से भिड़ जाता है और कई बार बचा लेता है। तो इसका मतलब है कि जो मोहवश संवेदनशीलता है, संवेदनशीलतावश जो संबंध की पहचान है, वो महिलाओं में पुरुष की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए संबंध को निभाने का प्रवृत्ति पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा है ना, क्योंकि संबंध की स्वीकार्यता ज़्यादा है। पुरुष में संबंध की स्वीकार्यता आएगी तो चेतना के आधार पे आएगी, और यदि चेतना विकसित नहीं है तो पुरुष में संबंध की स्वीकार्यता, इसलिए पुरुष को संबंध तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं है। मतलब पुरुष कम झेलता है संबंधों को, ठीक से चलता है तो चले, नहीं चलता है तो कोई नहीं। लेकिन महिलाओं में झेलते हुए भी उसको बनाए रखना, इसलिए पति पक्ष के संबंधों को बनाए रखना और अपने परिवार के संबंधों को बनाए रखना, ये भी हम कॉमनली इस बात को देखते हैं। दूसरा, जन्म देने की घटना के आधार पर महिला की मोबिलिटी और शरीर की संरचना के आधार पर सुरक्षा का जो सवाल खड़ा होता है, उसके कारण तो महिला के लिए कहा गया कि वो परिवार प्रधान समाजोन्मुखी है। ये अंतर समय के साथ साथ कम हो जाएंगे, पहले से कम हुए भी हैं, आगे और जब मानव परंपरा होगी तो ये अंतर और कम हो जाएंगे। लेकिन यदि अभी की स्थिति देखें तो शरीर के आधार पर पुरुष, यदि श्रम के लिए पुरुष शरीर ज़्यादा अनुकूल, और बाहर तमाम युद्ध और तमाम परिस्थितियों से जूझने के लिए पुरुष शरीर ज़्यादा अनुकूल, इसलिए उसका एक्सपोज़र भी बाहर का ज़्यादा। तो इस रूप में कहेंगे तो पुरुष को समाज मूलक और परिवारोन्मुखी कहा, ऐसा बाबा ने कहा। ठीक, तो जिन परिस्थितियों से हम निकल के आए हैं उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्त्री शरीर में जन्म की घटना को ध्यान में रखते हुए और स्त्री शरीर में परिवार की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए, परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, पुरुष का शरीर की रचना के आधार पर संबंध की पहचान, संबंध में कम चीज़ों को पहचानने का क्रम, और वो समाज में उत्पादन और तमाम अव्यवस्थाओं से जूझने के क्रम में, तो पुरुष का जो चलना है वो शंका के साथ, मतलब किसी चीज़ को जानने के आधार पर मानने वाला प्रवृत्ति ज़्यादा है, और महिलाओं में किसी चीज़ को मान कर जीना और उसके आधार पर चलने वाला प्रवृत्ति की बात इसमें की गई है। तो इस क्रम में देखेंगे तो ये हर एक में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि शरीर के साथ जो भी समय के साथ साथ जैसे समय बदला है, अब दोनों ही लोग कमाने लगे हैं, तो समाज में भय नहीं है, तो वो जो पुराना जूझने वाला काम था, शरीर वाला काम था, वो काम भी अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा या कम हो गया है पहले की तुलना में। लेकिन फिर भी जन्म देने के आधार पर संबंध की स्वीकार्यता वाला भाग और चेतना के आधार पर महिला में भी और पुरुष में भी संबंध को स्वीकारने वाला भाग बना रहेगा। यदि चेतना का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ बाप ने बेटी से गलती किया, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जैसे माँ ने बेटे से गलती किया। ये एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ को उसमें संबंध की स्वीकार्यता अलग लेवल की है, पिता की संबंध की स्वीकार्यता चेतना के स्तर पे है, और यदि चेतना नहीं है तो उसको बाप होने का फीलिंग नहीं आता है, उसको स्त्री पुरुष का ही फीलिंग बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो पुरुष का सत्वपूर्वक तरना, या पुरुष के रूप में कहा तो समाजोन्मुखी, परिवार समाज मूलक परिवारोन्मुखी पुरुष, महिला को परिवार मूलक समाजोन्मुखी। तो महिला परिवार में बैठ के समाज की ओर देखती है, पुरुष समाज में बैठ के परिवार की ओर देखता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो जाते हैं, और पूरक होके परिवार और समाज दोनों के संतुलित होने के लिए जगह बनती है। लेकिन फिर भी जीवन की मौलिकता है, तो दोनों की सहमति से परिवार और समाज दोनों में दोनों व्यवस्थित हों। तो बेसिकली उस प्रवृत्ति की बात की गई है कि शरीर चलाने से जो एक तरह की मानसिकता विकसित हुई और पुरुष शरीर चलाने से जो एक तरह की स्थिति बनी, उसका प्रभाव तो रहेगा, वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। तो यहाँ सत्वपूर्वक तरने का और यत्नपूर्वक तरने का, जैसे महिलाओं में क्या स्थिति है, परिवार में जीना है तो संबंध को जन्म की घटना से मानने की स्वीकृति बन ही जाती है।
अच्छा, वो परिवार में अभी एक बेटी माँ नहीं बनी है तो अपनी माँ और बाकी लोगों को देखकर, है ना, वो वैसा जीने का स्वीकृति बन ही जाता है। इसलिए महिलाओं में मानकर जीने का प्रवृत्ति और पुरुषों में जानकर जीने की प्रवृत्ति के रूप में, और मानकर जीने की प्रवृत्ति कोई गलत चीज़ है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अल्टीमेटली यदि हम दर्शन में भी देखेंगे तो फाइनली पहले हम आस्थापूर्वक मानते थे, अब हम तर्कपूर्वक मानते हैं। तो आस्था व्यक्ति से वस्तु पे शिफ्ट हुई है। एक पॉइंट आता है कि जब हम दर्शन को स्वीकार लेते हैं, दर्शन के प्रति आस्थान्वित हो जाते हैं, वहाँ से जानने की यात्रा शुरू होती है। अभी जो हमारी यात्रा है वो जानने की यात्रा नहीं है, अभी लॉजिकली एक्सेप्ट करने की यात्रा है। तो तर्कपूर्वक मैंने किसी कंटेंट को स्वीकार लिया। पहले मैं किसी व्यक्ति के प्रभाव में किसी चीज़ को स्वीकार लेता था। आस्था की जो परंपरा है, व्यक्ति के आधार पर स्वीकारने की जो परंपरा है, उसमें किसी व्यक्ति को स्वीकार लिया, फिर व्यक्ति जो कहता है उसको स्वीकार लिया। अभी दर्शन में हम क्या कह रहे हैं कि जो भी कंटेंट है वो यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है। तो उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी जो है, उसकी तर्कपूर्णता को हम जांचते हैं, और तर्कपूर्णता को जांचते हुए अब हमारे पास विरोध करने का, असहमत होने की जगह नहीं बची। असहमत होने की जगह नहीं है, इसलिए अब मेरी आस्था बन गई है कि इसको जाना जाए। जानना अभी शेष ही है। ठीक, भैया तो इसमें भी प्रश्न, इस मन स्थिति को मानना मतलब मानने की जगह कहाँ से बन गई? पुरुष के पास वो मानने की जगह नहीं है। पुरुष को कोई भी चीज़ मानना होगा तो चेतना से मानना होगा, है ना, या फिर वो अंधविश्वास में कुछ भी मान ले, वो अलग चीज़ है। फाइनली उसमें शंका हो ही जाती है, उसकी कोई निरंतरता नहीं है। तो मानने की दो ही जगह है, संबंधपूर्वक स्वीकार कर लेना या चेतनापूर्वक स्वीकार कर लेना। चेतनापूर्वक स्वीकार करने की ओर जाएगा तो फिर वो जानकर ही माना जा सकता है। हाँ, तर्क से चेतना, ऐसा। ये जो जन्म देने की घटना के आधार पर जो गहरी स्वीकृति आ रही है, इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें वो साक्षात घटना है ना कि मेरे शरीर का हिस्सा है। तो आपने ये कहा कि जो जीवन क्योंकि निरंतर है और शरीर ले रहा है, तो क्या और जो शरीर जो जीवन ले रहा है फिर बार बार वही शरीर ले रहा है। मानव अगर वो है तो पुरुष का शरीर ले रहा है, ऐसा। हाँ। क्योंकि उसी वजह से तो फिर ये आसक्त कि वो पुरुष की तरीके से जीने का अभ्यास बना हुआ है, इसलिए वो यतित तो क्योंकि जैसे हमने निष्कर्षों की बात की तो वही निष्कर्ष ट्रांसफर हो रहे हैं। जब तक कि मानवीय परंपराएं नहीं हैं तब तक वो एक जगह बराबरी की जगह नहीं आएगा। अभी तो मान रहे हैं कि बाहर का या ऐसा हमारा और ऐसा महिला का। हाँ, लेकिन इसमें पूरकता विधि से पहचानने से काम चल जाएगा ना। बराबरी वाला प्रॉब्लम ही गलत है। ये जो महिला पुरुष में समानता की बात है, ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। ठीक बात है। तो बेसिकली महिला पुरुष में समानता नहीं है। ये समानता किस रूप में है? जीवन रूप में समानता है। जीवन में अपेक्षाओं के रूप में समानता है, मूल क्षमता के रूप में समानता है। शरीर में तो समानता नहीं है, ताकत वैसे भी सबकी अलग अलग रहती है, वैसे भी शरीर दोनों के अलग अलग है। तो पूरकता है। तो संतान उत्पत्ति के लिए पूरकता है, और परस्पर एक दूसरे के लिए जागृति के लिए सहयोग के अर्थ में पूरकता है ना, उत्पादन के अर्थ में पूरकता है, सामाजिकता के अर्थ में पूरकता है। तो बेसिकली पूरकता को पहचानने से ही गाड़ी चलेगी। ये मॉडर्निटी में जो बराबरी वाला काम आ गया, इसमें दोनों कन्फ्लिक्ट में चले गए और जीने की जगह बची नहीं है। हाँ, ये एक गहरा पॉइंट है जहाँ भटक जाती है पूरी परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल भटक गई है। मैं तो शिविरों में देखता हूँ ना, प्रॉब्लम किस तरह के, दोनों के अकाउंट अलग, दोनों की अपनी अपनी जॉब अलग। बच्चा पैदा करना है तो दोनों पहले कमिट करो, तुम बराबर की भागीदारी दोगे, और तुम बराबर तुमसे तो मेरे को लग नहीं रहा है तुम बच्चे को संभालोगे, तो मेरे को ही संभालना पड़ेगा, तो करते ही नहीं है। ये कॉमन है एकदम, इतना कॉमन है। और रात को 2 बजे तक तुम संभालोगे, उसके वजह शिफ्ट चलती है ना, वो नौकरी की आदत है, वो शिफ्ट 3 शिफ्ट चलती है, तो उसमें भी अपनी शिफ्ट लगा देता है। देख 2 बजे तक मैं देखूँगा, उसके बाद तुमको देखना है। ये परस्पर प्यार से हो जाए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब ये बांट के बराबर होता है तब जिंदगी मैथमेटिक्स नहीं है, जिंदगी तर्क से नहीं चलता है, जिंदगी फाइनली भाव से ही चलता है। हाँ, वो भाव प्रदान हो, व्यवस्था लॉजिकली। अच्छा, बच्चों को क्या अभी किसी में लॉजिक आ गया,
तो हम लॉजिकली ज़िंदगी चलाना चाहते हैं। तो लॉजिक पूर्वक, तर्क पूर्वक किसी सच्चाई को समझा जा सकता है, तर्क पूर्वक किसी सच्चाई को समझाया जा सकता है, लेकिन जब जीना है तो भावपूर्वक ही जिया जा सकता है। लॉजिक के साथ में जीना नहीं होगा, लॉजिक के साथ में समझना हो सकता है, जीना भावपूर्वक ही होगा। जब जीने की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरकता को ही पहचानना होगा, उसमें बराबरी जैसा नहीं चलेगा। तो ये ठीक है, सत्व और भैया जैसे जीवन रूप में समान है तो विचार फिर समान हो गए, पर समान जीवन रूप में समान हो गए तो ज्ञान रूप में समान हो सकते हैं, दोनों अनुभव संपन्न हो सकते हैं। लेकिन अनुभव संपन्न हो गए और एक परिवार के रूप में जी रहे हैं, पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, तो स्त्री पुरुष शरीर रहेगा और शरीर के साथ में भूमिकाएं कुछ ना कुछ रहेंगी, और उसके साथ में कोई कंडीशनिंग भी साथ में। कंडीशनिंग का मतलब है कि उसकी कंडीशनिंग का मतलब कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन जन्म देने की घटना से के साथ जो जीवन में स्वीकृतियां वो तो रहेगा ही। तो फिर दोनों ही अनुभव संपन्न हो गए तो वैसा वाला फर्क नहीं रहेगा जैसा भी दिखाई देता। कार्य व्यवहार का भी निर्धारण रहेगा फिर अलग अलग, कार्य व्यवहार का निर्धारण परस्पर सहमति के आधार पे हो जाएगा। ऐसे तमाम पुरुष हैं जिनको किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया कुक हैं, पत्नी से ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसे भी तमाम लोग हैं। ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनको घर की व्यवस्था में ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको घर की व्यवस्था में ध्यान देना उतना अच्छा नहीं लगता जितना कोई दूसरा काम करना अच्छा लगता है। तो फिर परस्पर सहमति से कुछ हो जाएगा। इसमें मतलब कोई नियम नहीं बना सकते कि सब्जी तुम काटोगे और मैं छौंकूंगा और ये ऐसा होगा और वैसा होगा। ये भी फिर वैसा ही है कि सालों की जो एक गलत कंडीशनिंग हो रखी है ना, हमको बराबरी कोई अंदर रहा है घर में, तो अब उसको लगता है मैं बाहर करूँगा या करूँगी तो कुछ होगा बढ़िया, हमको तो अपना सम्मान। तो समझदारी के रूप में अगर हम नहीं बराबर होते हैं तो ये कंपटीशन चलते ही रहते हैं। क्या चीज़ करूँगी? कंपटीशन ये है कि हम श्रेष्ठ हैं, वो नेष्ठ हैं, अंदर जो घर के काम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहर के काम इम्पोर्टेंट है, बिना समझ के चलता ही रहता है। ये सब देखो बिना समझ के भी ये टूट ही रहे। अब जो लोग नई जनरेशन के जो बच्चे शादी कर रहे हैं उनमें ये घर का काम और बाहर का काम वाला कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अच्छा, बाहर फॉरेन उसमें चले जाओगे, मतलब परिस्थिति वश भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब नौकर है ही नहीं काम करने के लिए, तो आपको मिल के ही करना है। आपके यहाँ आप किसी के यहाँ खाना खाने जा रहे हो तो अपने बर्तन मांझ के आओगे। मेरे को आपने अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया है तो मैं खा के अपने बर्तन मांझ के ही जाऊँगा, क्योंकि मांझने वाली नहीं होती। तो मेरे बर्तन उस घर वाले को मांझने पड़ेंगे, तो मैं अपने बर्तन मांझ के ही जाऊँगा। ऐसी ही परंपरा है। जो कॉमन बर्तन है जिसमें सामान रखा है, सब्जी रखी है, उसको वो घर वाला मांझ लेगा, है ना। और इतने 4 बर्तन के लिए सब कोई डिश वॉशर रखें ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो परिस्थिति वश भी बहुत कुछ हो रहा है भाई। पहले जाति के हिसाब से छोटा बड़ा मानते थे, अब ट्रेन हो गई, जिसकी बुकिंग है वो बैठेगा, जिसकी बुकिंग नहीं है खड़ा रहेगा। अब जाति क्या करेगी इसमें? तो सिस्टम की वजह से ऐसा बहुत कुछ हो गया। जो समानताएं थी, वो जो असमानताएं हमने पीढ़ी दर पीढ़ी या समय के साथ साथ चली आ रही थी, वो टूट गई। अब एजुकेशन शुरू हो गई। एजुकेशन में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको एडमिशन मिलेगा। तुम ब्राह्मण हो के कुछ भी हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मापदंड ही बदल गए, स्ट्रक्चर ही बदल गए, तो तमाम जो बहुत सारी चीज़ें चली आ रही थी वो टूट गई। ऐसा है। जागृति से और व्यवस्थित हो जाएगा। अभी एक तरह का टूटता है, दूसरी तरह का क्रिएट हो जाता है। चलिए, तो पहले लड़के लड़कियों का शोषण कर रहे थे, अब लड़कियां लड़कों को शोषण कर रही। हो शोषण नहीं रहा है, तो कुल मिला के बलवान कमजोर का कर लेगा। कहीं महिला बलवान है, कहीं पुरुष बलवान है। बलवान का मतलब है ज़्यादा बेशरम हो जाए, ज़्यादा बदतमीज हो जाए। जो शर्मदार है वो बेचारा शोषण करवा लेता है, चल यार छोड़, चलने दे। हाँ जी, हाँ जी। पेज नंबर 39 का लास्ट। मानव का प्रथम परिचय परिवार में ही स्पष्ट होता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन व्यवहार में प्रमाणित होता है एवं आचरण प्रकटन का भी परिवार ही बुनियादी क्षेत्र है। देखो, इन सारी चर्चाओं से ना परिवार बहुत उभर के आ गया है। मतलब अभी तक परिवार हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही, है ना, कोई काम की जगह नहीं है।
तो जब तक कोई चीज़ में क्वालिटी नहीं जुड़ेगी, जैसे महिलाओं को भी कहाँ अपने ऊपर गर्व हो पाया कि हमने बच्चों को जन्म दिया और परिवार को संभाल रहे हैं, मैं तो बस घर में हूँ, ऐसा सेंटेंस आता है। तो मैं वर्किंग नहीं हूँ तो कोई काम की नहीं हूँ, मतलब पैसा नहीं कमाती हूँ तो कोई काम की नहीं है, ऐसा आता है। और महिलाओं के काम का मूल्यांकन भी फिर पैसे में हो जाता है। खाना बनाती हो, अच्छा ये तो 10,000 रुपये महीने का काम है। झाड़ू पोछा है, अच्छा ये तो 2,000 रुपये महीने का काम है। तो कुल मिला के तुम 20,000 रुपये महीने का काम करती हो, और दिमाग ख़राब मत करो, 20 ले लो और 22 लगा लो, परेशान मत करो, ऐसा हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि फाइनली चाहे महिला काम करे चाहे पुरुष काम करे, मूल्यांकन पैसे का है, मूल्यांकन रुपए का है। जो ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा सम्मानित होगा, ऐसा गाड़ी चली गई। अब ये समझ में आया कि मूल्यांकन चेतना का है। अब मूल्यांकन चेतना का है तो पूरा दृश्य बदल जाएगा। और यदि परिवार मूल्यांकन, परिवार में चेतना में गुणात्मक परिवर्तन की जगह बन गई, तो परिवार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत जगह बन गई। यदि चेतना का मूल्यांकन परिवार में होगा तो माँ बाप सबसे अधिक सम्मानित होंगे, क्योंकि वो चेतना को देने वाले लोग हो गए। तो जब तक माँ बाप केवल वस्तु देने वाले लोग हैं, ऐसे माँ बाप भी जो अपने बच्चों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, वो एक स्थिति है। ऐसे माँ बाप हैं जो वस्तु उपलब्ध करा पाते हैं, चेतना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। एक वो हैं जो बहुत खराब चेतना उपलब्ध करा पाते हैं, वो भी एक स्थिति है। तो इसका मतलब है कि फाइनली वस्तु भी उपलब्ध हो और चेतना भी उपलब्ध हो, तो परिवार फिर एक बहुत बड़ी जगह हो गई। तो इन सारी चर्चाओं से दर्शन का, अभी वो वेणु भाई आए थे ना, उनका भी दर्शन का अपना, मतलब उनकी एक अपनी जर्नी है दर्शनों की। तो हर व्यक्ति का अपना स्टाइल रहता है। तो बढ़िया समीक्षा करते हैं। बोले अभी तक दो ही हमारे पास छोर हैं, या तो मुक्ति मिलेगी नहीं तो पैसा मिलेगा। दो ही आकर्षण थे हमारे पास, या तो मुक्ति मिलेगी या तो पैसा मिलेगा। अब दर्शन में ना मुक्ति की बात कर रहे हैं ना पैसे की बात कर रहे हैं। मुक्ति और पैसा दोनों से मुक्त कोई बात कर रहे हैं तो फिर परिवार की बात हो रही। तो यहाँ पहली बार परिवार जुड़ेगा। तो परिवार सही अर्थों में, अब यदि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था के स्वरूप में है, इसलिए पहले जो भी कुछ हुआ उसमें ईश्वर का अध्ययन हुआ या शरीर का अध्ययन हुआ, कुल मिला के मानव का अध्ययन नहीं हुआ, व्यवस्था का अध्ययन नहीं हुआ, क्योंकि सहअस्तित्व का अध्ययन नहीं हुआ। तो व्यवस्था का अध्ययन नहीं हुआ तो परिवार अपने आप में व्यवस्था के स्वरूप में नहीं है। तो परिवार में एक चमत्कारिक चेंज अगले 20 साल में, मतलब बीज रूप में दिख ही रहा है, लेकिन अगले 20 साल में परिवार एक चमत्कारिक रूप में उभर के आ जाएगा। हाँ जी। ऐसे यदि आस्था के रूप में भी देखेंगे, जैसे मानव का प्रथम परिचय परिवार में ही स्पष्ट होता है। मानव का प्रथम परिचय परिवार में स्पष्ट होता है, परिवार से स्पष्ट होता है। कैसे बोलते थे पहले? उस घर का है। हमारा परिचय हमारे माँ बाप से और किसी परिवार से होता था। अब परिवार तो टूट ही गया, ना बच्चे की नौकरी लगी, बच्चा हैदराबाद चला गया, मुंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, अमेरिका चला गया, और वहाँ तो उसके पीछे कोई पहचान नहीं। अब पहचान कंपनी से है। जो पहचान परिवार, तो परिवार किसी धर्म से थी, जाति से थी, परिवार से थी, अब वो पहचान केवल कंपनी से है। अब कंपनी मेरी पहचान का सबसे बड़ा, कई लोगों को तो अपने नाम के आगे कंपनी लगाए ही रखते हैं, क्योंकि कंपनी से पहचान है और कंपनी से सम्मान है। तो ऐसा शिफ्ट हो गया, तो अच्छा हो गया। आस्थापूर्वक परिवार में जी रहे थे। आस्थापूर्वक जो पहचान परिवार से मिली थी, परिवार को मिली थी, परिवार से मिली थी, परिवार में मिली थी, वो सब छूट छाट के कंपनी में चली गई, क्योंकि आस्था में थी इसलिए उसकी निरंतरता नहीं है। लेकिन फाइनली यदि जानने के आधार पर और पूरी सृष्टि के आधार पर देखेंगे तो फाइनली परिवार में मेरी पहचान है, परिवार से मेरी पहचान है। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि मानव की पहचान परिवार में विलय हो गई और परिवार की पहचान समाज में विलय हो गई। तो मेरी पहचान समाज में डायरेक्ट नहीं है, मेरे परिवार की पहचान समाज में। तो परिवार की कोई यात्रा हुई, अभी परिवार की कोई यात्रा नहीं है। परिवार में एक ही यात्रा है कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, ये परिवार की यात्रा है।
व्यक्ति के रूप में जर्नी देखेंगे तो परिवार में फिर सबकी जर्नी अलग अलग है। सब अपने अपने कैरियर की तलाश में है, और कैरियर, पहले पुरुष को कैरियर की तलाश थी तो अब महिला को भी कैरियर की तलाश है, तो उसमें अपनी जर्नी हम देख रहे हैं। या फिर पहले किसी आध्यात्मिक स्थिति में किन्हीं अनुभूतियों में अपनी जर्नी देख रहे थे, तो वो भी जर्नी अकेले की थी, ये भी जर्नी अकेले की है। परिवार के रूप में कोई जर्नी नहीं है। अब परिवार के रूप में जागृति और व्यवस्था में भागीदारी हमारी जर्नी है। तो यहाँ परिवार निकल के आया। तो बहुत बढ़िया लाइन है। परिवार का, मानव का प्रथम परिचय परिवार में ही स्पष्ट होता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन व्यवहार में प्रमाणित होता है, और व्यवहार परिवार में प्रमाणित होता है। आचरण प्रकटन का भी बुनियादी क्षेत्र परिवार है। उसकी विशेषता अनुसार ही विशाल और विशालतम सीमा सिद्ध होती है। फिर अखंडता सार्वभौमता के रूप में हम जा सकते हैं। चलिए 40। एक चीज़ पूछनी थी। ये जो परंपरा है कि लड़की शादी करके लड़के के घर जाएगी, इसके पीछे कोई आधार है या बहुत क्या? क्लियर है। और आजकल तो बदल गया ना, लड़के लड़के घर जाती, ना लड़का लड़के घर जाता। दोनों बीच में पतली गली से बाहर निकल जाते, है ना। तो आशय इतना ही है। देखो ये भी एक, मतलब इसमें दो बातें हम कर सकते हैं। एक बात ये कर सकते हैं कि जो उत्पादन की चीज़ें हैं वो सीमित हैं, स्थिर हैं, उनको नहीं बदल सकते। देखो इस पे अभी कन्फ्लिक्ट है कि लड़का लड़की में समानता के आधार पर लड़की का परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा है, और लड़कियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन समाज में अभी भी स्वीकृत नहीं है। इसको लेके डिबेट काफ़ी सारी है, और इसको लेके जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं उसमें ये बहुत लॉजिकली प्रूव हो जाता है कि लड़की का परिवार की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है, और शादी के समय उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा ये स्वीकार हो जाए, लॉजिकली ये स्वीकार हो जाता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं दिखता है। लेकिन प्रैक्टिकली कहें तो वो तो अब लगभग स्थिति यही है कि यदि ज़मीन की बात करेंगे, चाहे फैक्ट्री की बात करेंगे या घर की बात करेंगे, उसको बेच के ही ना देना पड़ेगा भाई तमाम परिवारों को। अब घर बेच के, आधा हिस्सा बेच के कैसे दे दोगे? फैक्ट्री आधी बेच के कैसे दे दोगे? तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। ये ठीक है कि कुछ पैसा वैसा जो भी हम शादी वादी में खर्च करते हैं वो एक बात है। अब इसको दूसरी तरफ से देखें, सॉल्यूशन के रूप में प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यदि सही अर्थों में देखें तो यदि हम संस्कार वाले भाग को पूरा कर पाए, यदि संस्कार भाग पूरा हो जाए, तो बेसिकली हमारी तो परंपरा में महिला को लक्ष्मी कहा गया, और देखा जाए तो घर की चाबी महिला के पास है, घर का धन महिला के पास है, कमा के पुरुष ले आया और महिला को सौंप दिया, और फिर सारा खर्चा उससे हो रहा है। तो इस रूप में कहेंगे यदि समानता, यदि सही अर्थों में, समझदारी के अर्थ में बात करेंगे, जागृति के अर्थ में बात करेंगे, प्रयोजन के अर्थ में बात करेंगे, तो सही अर्थों में जिसको हम कह रहे हैं कि अधिकार संपन्नता, आर्थिक रूप से जो अधिकार संपन्नता वाला भाग है, और परिवार में उत्पादन में भी यदि देखें तो शादी तक हम उत्पादन और जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, और शादी के बाद हम किसी परिवार में जाके स्थिर हो रहे हैं, चाहे वो लड़के के लिए भी हो चाहे लड़के के लिए भी। लड़का भी अपने घर में शादी के पहले तक उत्पादन और जीने के लिए तैयार हो रहा है, और शादी के बाद वो एक इकाई बनता है। तो शादी के बाद हम जिस घर में भी गए वो घर की संपत्ति उसी घर में है, क्योंकि वहाँ भी बेटी शादी होकर कहीं और चली गई। तो बेसिकली संपत्ति वहाँ बनी हुई है जहाँ उसको स्थिर रहना है, और जहाँ उत्पादन की निरंतरता बनी रहे। तो उत्पादन की निरंतरता चाहे खेत में बनी रहनी है, चाहे फैक्ट्री में बनी रहनी है, उसको बार बार डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। उसको स्थिर रखते हुए है ना, या तो ये परंपरा उल्टी बना सकते हैं कि अच्छा उत्पादन के काम में चूँकि पुरुष की भागीदारी ज़्यादा रही है, उत्पादन के काम में और तमाम इस तरह के कामों में पुरुष की भागीदारी, खेती श्रम वाले कामों में पुरुष की भागीदारी ज़्यादा रही है, तो श्रम वाली चीज़ों को बार बार डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए बेटी को उधर शिफ्ट किया गया। और यदि समझदारी है तो बेटी वहाँ की संपत्ति पे पूरा अधिकार उसका है ना। भाई हमारे पिताजी ने तो हम पे विश्वास ही नहीं किया, सारी ज़मीन पत्नी के नाम कर दी, ये तो कभी भी दान दे देगा,
कुछ गड़बड़ कर देगा, है ना। तो सारी संपत्ति इधर हमारे BR भैया के यहाँ भी सारी संपत्ति अंचला भाभी के नाम है, हमारे यहाँ भी सारी संपत्ति धर्मपत्नी के पास है ना। हम तो उनके घर में रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसे फाइनली इसका सॉल्यूशन यही बनेगा। ये जो यदि इस बात को बहुत नियमतः लागू कर किया जाएगा कि लड़की शादी होने के समय अपने यदि 4 भाई बहन हैं तो 1/4 प्रॉपर्टी या हाफ प्रॉपर्टी लेके शादी करके निकल जाए, तो ना परिवार बचेंगे ना संबंध बचेंगे। भाई आप प्रॉपर्टी ले गए, बात खत्म हो गई, आप जाओ बाय, संबंध कुछ नहीं बचा। ये बात भी ठीक है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो शोषण भी हो रहा है। यदि इसका उल्टा पक्ष देखें तो इधर वो माँ बाप पे निर्भर थी, उधर वो पति पे निर्भर है। यदि समझदारी नहीं है तो महिलाओं के लिए जो मुश्किल स्थिति है कि आर्थिक रूप से इसलिए महिलाओं में असुरक्षा का भाव ज़्यादा है, क्योंकि इधर प्रॉपर्टी पिता के कंट्रोल में थी, उधर प्रॉपर्टी या संपत्ति जो है पति के कंट्रोल में है। उससे पीड़ित होकर ये हुआ कि भैया दोनों कमाना शुरू करो, अपना अपना पैसा रखो, लेकिन उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं है। फाइनली वो भी सोल्यूशन नहीं है तो समझपूर्वक फिर फैक्ट्री चलाएं कि नौकरी करें कि जो भी करें, सब में सोल्यूशन निकल आएगा। तो भौतिक रूप में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, नियम लगा के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। फाइनली समझदारी पूर्वक ही सारे सोल्यूशन निकलेंगे। यूट्यूब पे ऐसा वाला डिबेट बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाते हैं जहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके और महिलाओं के शोषण को लेके और तमाम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत लॉजिकल भी लगती हैं, लेकिन फाइनली उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। कैसा लगता है? तो ये ठीक हो गया। तो घर जाने का मामला ऐसा हो गया कि वो प्रॉपर्टी के साथ बना। जहाँ भी महिला प्रधान सत्ताएं हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ हैं, साउथ में भी हैं, वहाँ लड़का जाता है, वहाँ लड़का लड़के के घर जाता है। तो कुल मिला के संपत्ति का और उत्पादन का नियंत्रण जिसके हाथ में है वो स्थिर रहेगा, दूसरा मूव करेगा। अभी भी स्थिति यही है। नौकरी जहाँ लग जाती है, लड़के की नौकरी लग जाती है, यदि लड़के की नौकरी बढ़ी है तो लड़की शिफ्ट करती है, लड़की की नौकरी बढ़ी है तो लड़का शिफ्ट कर लेता है। मान लो लड़की की नौकरी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ना है, लड़के की प्राइवेट है, तो उसको तो वहाँ भी मिल जाएगी, तो वो एडजस्टमेंट कर लेता है। ऐसे भी केसेस हैं। तो यदि उस सेंस में देखें, अभी हम स्वयं को शरीर मान के देखते हैं तो सब कुछ पैसे से संचालित है। जब हम चेतना मान के अपने आप को देखेंगे तो सब कुछ चेतना से संचालित हो जाएगा। बढ़िया, कोई कन्फ्यूजन? अब बहुत साफ सुथरा लगता है ना? मानव चेतना का आधार चेतना ही हो सकता है। हाँ, वही सारा कंफ्यूजन। घंटी बजी जी। आज लाइट नहीं आ रही से आवाज सुनाई। हाँ, सुनाई दी। मेरे को पहली बार घंटी सुनी। बाकी ये सारे प्रैक्टिकल। हाँ, तो इन बातों को, ये अपने आप में बहुत अभी बर्निंग इशू हो गया है कि बेटी बहन लड़कियां अपनी शादी के समय में अपनी संपत्ति, वो कोर्ट से यदि कोर्ट में चली जाए तो ले गई जाएगी और लड़कियां कोर्ट में जाने लगेंगी, तो परिवारों की क्या हालत होगी? पहले से सब टूटे बिखरे हुए हैं तो लड़की पैदा ही नहीं करेगा। हरियाणा का रेशो कम क्यों है? शादी में बहुत शादी में पैसा खर्चा होता है और ना उसकी वजह से चलो लड़की पैदा नहीं करना, ये सब झंझट हो गए। भैया वैसे मूल में तो ये हुआ कि नियम कुछ भी बनाया जाए, चलना तो समझ से ही होगा, उपाय नहीं है। जो भी बात चल रही है स्थानांतरण की, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात की कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर तो मानव का एक तरह से है ना, परिवार में भी वैसी स्थितियाँ नहीं हैं। मान लीजिए दर्शन को समझने की स्थितियाँ बनती हैं
तो जो जहाँ रह रहा है वहाँ पर चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। अब तो ऐसे में हल क्या औधिक शिक्षा, अब ये भी ठीक है कि हर जगह अपना काम धाम छोड़ के शिफ्ट करें, वो व्यवहारिक नहीं लगता। लेकिन अगर हम जीवन स्तर पर देखें तो लगता है कि अब तृप्ति भी नहीं हो रही है, अब करें क्या? तो ऐसी स्थितियों में हल क्या है? नहीं, मैं ये देखो, हल तो फाइनली देखो, अभी तक भी यदि बहुत प्रैक्टिकली देखें तो कौन लोग अपने घर छोड़ के गए जिनकी कहीं जॉब लग गई? ये तो बहुत होता ही रहा ना। कि हम जिन भी किसान परिवारों में से बिजनेस फैमिली में हैं, लड़के की कोई जॉब लग गई तो लड़का जॉब पे चला ही जाता है। तो इसमें तो ये बात हम देख ही रहे हैं कि जब भी हमारे परिवार को, यदि हम फाइनली कहें कि मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है, जब भी अधिक सुख का हमको अवसर मिलता है हम उसके लिए माइग्रेट करते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अभी हमको जॉब के लिए माइग्रेट नहीं करना था, लेकिन मानसिकता के लिए, चेतना के लिए माइग्रेट करना पड़ा। ये एक स्थिति बनी। लेकिन फाइनली पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर, स्वाभाविक पिक्चर वही है कि अपनी परिवार परंपरा के साथ बहुत सारी चीज़ों की अनुकूलता हमारी बनी रहती है। वो तो यदि वही अनुकूलता बन जाए, एक प्रयास वो है, और वह नहीं बन सकती है और सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलना है, फिर दूसरी अनुकूलता भी बेहतर है। तो दोनों में से जो वर्केबल ऑप्शन हो, जैसे अभी जब मास में बड़े शिविर अब होने शुरू हो गए हैं और लोगों में ये स्वीकृतियाँ कन्वे हो रही हैं कि अपनी फैमिलीज़ को हम जोड़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। तो दिल्ली जैसी जगह में हम देख रहे हैं जहाँ हमको कभी उम्मीद नहीं थी, वो भी पंजाबी फैमिली में, एक फैमिली से 70 लोग एक शिविर में एक साथ, 70 लोग, ठीक, बड़ी बात। 70 लोग मतलब ब्लड रिलेशन वाले नहीं हैं, ब्लड वाले तो 18 ही हैं। अब वो जहाँ उनकी बेटी ब्याही है उनका परिवार, जहाँ बेटा वो लड़की ब्याही है उनका परिवार, अपने ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं उनका परिवार, ऐसे मिला के 70 लोग, और 3 लाख रुपया एक फैमिली ने अपनी तरफ से दिया कि ये सबको बोल दिया कि आपको कुछ नहीं देना है, हमारी खुशी है इसलिए हम ये शिविर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी गुजरात में वीणु भाई की ही बेटी, वो उनके परिवार की बेटी है, भाई की बेटी है, उसकी दुबई में शादी हो रही है। अब दुबई में शादी हो रही है तो लगभग सब पूरे परिवार को जैसा लगना शुरू हो गया है, तो उसमें 5 से लेके 12 जनवरी को जिस गांव के वो रहने वाले हैं उस गांव में अब शिविर कर रहे हैं। तो जितने फॉरेन से इनके सारे लोग आएंगे, वो शादी वादी में ही आते हैं सब, तो उनके लिए अब 7 दिन का शिविर है। जितने लोग इनके मिलने वाले आएंगे उन सबको गांव में लोगों के घरों में ठहराएंगे और गांव को भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो लगभग जो गुजरात में परंपरा थी कि शादी वादी के समय में भागवत करवाते थे, तो वो जीवन विद्या शिविर कराएंगे। और अपने परिवारों को जोड़ लेने से जो अपनी वो बढ़ती है ताकत, वो बहुत बड़ी ताकत है। 2 मित्र मिल जाएं एक ताकत है, और 2 भाई मिल जाएं बहुत बड़ी ताकत है। 2 भाई जागृति पथ पर साथ चलने का मन बना लें तो सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ एक साथ मिलके एक साथ खड़ा हो जाता है। अब दिल्ली में केवल मेरा भाई शिविर किया है ना, जहाँ संस्थान चलता है, पूरा संस्थान उसकी प्रॉपर्टी में पूरा संस्थान क्रिएट हो गया और उसका पूरा तन मन धन उसमें लग गया, तो अकेला आदमी मिलके पूरा संस्थान चला दिया, जबकि हमारे परिवार के बाकी लोगों से वैसा कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ हैं अपने परिवारों को और अपने मित्रों को ले आएँ। तो एक ही शिविर में उनके परिवार और मित्र आ जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ वो कच्छ में अशोक शर्मा जी हैं, अभी इस शिविर में वो अपनी 2 60 साल के ऊपर की बहनों को लेके आए। केवल उनके लिए उन्होंने शिविर किया कि मेरी बहनें शिविर कर लें तो हमारे परिवार में बड़ी फैमिली में एक वैचारिक एकता आ जाए। तो दोनों तरह के प्रयास हो सकते हैं, अपने परिवारों को और अपने मित्रों को हम शिविर में ला सकें, ताकि लौटने के बाद फिर वहाँ वो सब मिल के ऐसा सोचने लगें। वो बहुत आसान काम है। फिर हॉल तक लाना मुश्किल काम है ना। हॉल में आने के बाद फिर आगे की दुनिया बहुत आसान है। तो अब मैं देख रहा हूँ एक फैमिली के 25-25 लोग, 15-15 लोग, ये अब कॉमन सा दिखाई देने लगा। पहले ये थोड़ा दूर का कौड़ी दिखता था, और 10 साल बाद ये स्थितियाँ और बहुत आसान हो जाएंगी। तो अभी की स्थितियों में हम जहाँ अपनी अनुकूलता को पा सकते हैं वहाँ अपनी अनुकूलता में अपनी ताकत बढ़ाएं, अपनी समझ बढ़ाएं, और भविष्य में जो अनुकूलताएं बनेंगी वैसा काम करेंगे। इस पर और बात करेंगे, और बात करना, हाँ, और काम करना पड़ेगा। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 2:30।